तो ये तय हुआ, घर की जमीन हमारे पास ही रहेगी, बाकी मनु के जमीन का हिस्सा भी सरिता को दिया। अब हम लोग जब तक हो सके इसी घर में गुजारा करेंगे। सरिता को भले ये मन से ना भाया हो, लेकिन मनु की अडिग बात और माँ बाप के फैसले के आगे वो कुछ कह ना सकी। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी, अभी हम चलते हैं। अरे सरिता, थोड़ा रुक तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे पास थोड़े ही रोज आते हो तुम दोनों। थोड़े समय बूढ़े माँ बाप के पास भी रहो, कुछ बातें करो। क्या सिर्फ जमीन के लिए ही आई थी? नहीं माँ, हमें जाना होगा, बहुत समय हो गया है। गुड्डू भी विद्यालय से आता ही होगा। ये बोल के सरिता और श्यामू बिना अपने माँ बाप के बातों का मान रखे उनसे विदा लेके घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रामू और मनु थोड़े समय अपने माँ बापू जी के पास रुकते हैं और सब घर के भीतर जाते हैं। रात का समय, सरिता का घर। एजी, देखो तो कितनी मेहनत लगी हमें यहाँ तक पहुँचने में। मन्नू को भी मना लिया, माँ बापू जी से भी बात निकलवा ली, लेकिन फिर भी देखो घर तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। हाँ, यही तो मुझे खटक रहा है। खेत खलिहान तो मिल गए, लेकिन घर के बिना ये सब अधूरा है। गांव में इज्जत तभी मिलेगी ना जब लोग कहें, देखो इनके पास कितनी संपत्ति है, दो दो घर भी हैं। वरना खेत तो दूर दराज में है, वहां से कौन पहचानता है। सरिता भरती है, उसका चेहरा तमतमा जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो जी। माँ बाबूजी ने हमेशा मनु की तरफदारी की है। वे कभी नहीं चाहते थे कि मैं पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हमेशा से मनु ही उनकी लाडली रही है। तो अब क्या सोचा है, ऐसे बैठे रहोगी? आधा काम किया है, आधा अभी बाकी है। जब तक घर और बाकी जमीन पूरी तरह हमारे नाम नहीं होती, चैन कैसे मिलेगा? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शायद मैं कल फिर से तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाऊंगा। सरिता की आंखों में लालच और हताशा दोनों झलकती है। यहाँ मनु और रामू भी वही सब बात कर रहे होते हैं। जी, दीदी की आंखों में माँ बाबूजी के घर के लिए मैंने एक अजीब सा लालच देखा। पहले वो ऐसी नहीं थी, वो तो हमेशा माँ बाबूजी से जुड़ी रहती थी, लेकिन आज उन्हें बस जमीन ही दिखाई दे रही थी। हाँ भगवान, मैंने भी देखा, जरूरत और लालच में फर्क होता है। मदद करना ठीक है, लेकिन अगर वो इसी तरह सब कुछ हड़पने पर उतारू हो जाए तो परेशानी खड़ी हो सकती है। मैंने सोचा था कि सरिता दीदी सच में परेशानी में है और उनको धन के हमसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आज के उनके बर्ताव में जरूरत कम, लालच ज्यादा थी। लेकिन जी, एक बात ये भी है, वो मेरी दीदी है। लालच ही सही, अगर उनका इससे घर बस जाए, उनका जीवन सुधर जाए, तो मैं क्यों रोकूं? माँ बाबूजी भी दुखी हैं, उन्हें उस हालात में देखकर। सवाल ये नहीं कि दीदी का जीवन सुधरे, सवाल ये है कि अगर उनके इस लालच में तुम माँ बाबूजी का घर भी खो दोगी तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। देखना, आज जो बात शांत दिख रही है कल तूफान भी बन सकती है। और तुम ये मत सोचना कि मुझे माँ बाबूजी की घर की लालच है, मुझे बस तुम्हारी और तुम्हारी माँ बाबूजी की चिंता है। मनु चुप हो जाती है। उसको अपने पति में अपने और अपने माँ बाबूजी के लिए चिंता देख बहुत खुशी होती है। अगले सुबह श्यामू अकेले ही सरिता और मनु के माता पिता से मिलने जाता है। मीता श्यामू और हरनाम बात करते हुए, बाबूजी आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अब सरिता को चैन मिलेगा, खेत मिल गए, उसका मन भी हल्का हुआ। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। क्या बात है बेटा? आप बूढ़े हो रहे हो, माँ जी भी थक जाती हैं। आप लोग अकेले इस बुढ़ापे में इस घर में कैसे रहोगे? अगर कभी तबीयत बिगड़ गई तो कौन देखेगा? मेरा मतलब है, अगर ये घर हमारे पास होता
तो आप लोगों की सेवा करना और आसान हो जाता। हर नाम को उसके वही लालची भरी स्वर के वजह से उस पे गुस्सा आता है और हर नाम गहरी स्वर में बोलता है। शामू बेटा, सेवा का संबंध घर से नहीं, दिल से होता है। अगर तुम और सरिता सच्चे मन से हमारी सेवा करना चाहते हो तो बिना घर के नाम किए भी कर सकते हो, और अगर नियति सेवा की नहीं हो तो पूरा महल भी बेकार है। शामू चुप हो जाता है, पर भीतर गुस्से से उबल रहा होता है। ठीक है बाबूजी, फिर वहना ऐसे ठके मरे हालत में। हम तो क्या, कोई भी देखने नहीं आएगा आप लोगों को। ये जो घर न छोड़ने की जिद लगा के रखी है ना, एक दिन यहीं आपको ले डूबेगा। सुनो बेटा, तुम इस घर की दामाद हो, इसलिए तुम्हारी रिश्ते की लिहाज कर रहा हूँ। अच्छा होगा कि तुम मेरे बिना कुछ कहे ही यहाँ से चले जाओ। और रहा सवाल हमारे अकेले जीने की, हम अपना देख लेंगे, लेकिन तुम लोग जिस राह पे अभी चल रहे हो ना, बहुत जल्द ही तुम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। शामू को हरनाम की बात सुन के और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। रात का समय, सरिता और श्यामू रसोई घर में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक बाबूजी का घर हमारे नाम नहीं होगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। और आज जिस तरह बाबूजी ने तुम्हें बात सुनाई है, ऐसा लगता नहीं कि वो घर और जमीन इतनी आसानी से मिल जाएगी। तो फिर तैयारी रखो, कल से ही चाल चलनी पड़ेगी। मनु को फिर से मनाओ और माँ बाबूजी को यकीन दिलाओ कि तुम्हारे पास रहना भी सुरक्षित है। धीरे धीरे घर भी अपने नाम करवा लेंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक खतरनाक सी मुस्कान उनकी चेहरे पर आ जाती है। कुछ दिनों बाद हरनाम और सुगंती की उम्र अब उन पर हावी होने लगी थी। दोनों को छोटे छोटे काम करने में भी पसीना आ जाता है। घर के आंगन में सूखा पत्तों का ढेर पड़ा है। दोनों चारपाई पर बैठे अपनी हालत पर सोच रहे हैं। ये जी देख रहे हो ना आप, अब शरीर बिल्कुल जवाब देने लगा है। पहले तो सुबह सुबह पूरे आंगन को साफ कर देती थी, गाय बैलों को चारा डाल देती थी, फिर खाना भी बना लेती थी। लेकिन अब जरा सा काम करो तो सांस फूल जाती है, हाथ पाँव कांपने लगते हैं। सोचती हूँ कितनी देर तक ऐसे अकेले खींचेंगे हम दोनों। हाँ सुगंती, तुम सच कह रही हो। ये बुढ़ापा अब हम पर भारी पड़ रहा है। आंखें धुंधला गई हैं, कान भी अब साफ नहीं सुनते। ऊपर से खेत का काम, घर का बोझ सब सिर पर चढ़ा है। मन तो करता है कि कोई बेटा होता तो उसका सहारा ले लेते, लेकिन हमारे हिस्से में तो बेटियां ही लिखी थीं। बेटियां भी कोई कम होती हैं क्या जी? लेकिन एक फर्क तो पड़ता है, बेटियां मायके को चाहकर भी ज्यादा दिन संभाल नहीं सकती, अपने घर गृहस्थी में उलझ जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर बुढ़ापे में बेटी अपने माँ बाप को आसरा दे दे तो उस बेटी से बढ़कर कोई नहीं। सच कह रही हो तुम। अब सवाल यही है कि हम किसके पास जाएं? सरिता के पास जाएं? तो वो तो उसी दिन कह गई थी कि घर जमीन के बिना हमारा गुजारा उसके यहाँ मुश्किल है, वो ज्यादा दिन हमें नहीं रख पाएगी। और सच कहूँ तो उसके मुझसे वो बातें सुनकर मेरा दिल ही बैठ गया। अपने माँ बाप से कोई इस तरह की शर्त लगाता है क्या? हाँ, उस दिन उसका लहजा मेरे दिल को भी चीर गया, जैसे हम कोई बोझ हैं। सच तो ये है कि हमें वहाँ अब जाना ही नहीं चाहिए। बेटी अगर अपने माँ बाप को जमीन जायदाद से जोड़कर देखे तो वहाँ इज्जत नहीं, बस मजबूरी होती है। तो फिर मनु के पास ही चलना होगा। रामू भले ही साधारण किसान है, लेकिन मेहनती और सीधा साधा लड़का है। मनु भी चुपचाप अपना घर संभालती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें अपने गले से लगाएगी। वहाँ हमें बोझ नहीं बल्कि बरकत समझा जाएगा। हाँ, मनु हमेशा से चुपचाप हमारी परवाह करती आई है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं। उसका दिल साफ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम अपनी बाकी उम्र उसी के पास बिताएं, कम से कम वहाँ
चैन की सांस तो मिलेगी। ठीक है, तो यही तय रहा। कल सुबह हम मनूतू के घर चलेंगे। अब अपनी बच्ची हुई जिंदगी हम उन्हीं के सहारे गुजारेंगे, लेकिन बीच बीच में हमें हमारी यादों से भरी इस घर को भी देखने आना पड़ेगा। अगले दिन मनु का घर। सुबह सुबह हरनाम और सुगंती अपना जरूरत का कुछ सामान उठाए दोनों मनु के घर के दरवाजे पे खड़े थे और मनु भी उनका बड़े प्यार से आदर करती है। अरे माँ बाबूजी, आप दोनों आइए आइए, कब से आप दोनों का ही इंतजार था। चलिए भीतर चलते हैं। ये बोल के मनु अपने माता पिता को भीतर ले जाती है। बिटिया अब अकेले नहीं रहा जा रहा था। शरीर जवाब देने लगा है। सोचा क्यों ना तेरे पास आकर रह ले। तेरे स्नेह और देखभाल के सहारे शायद ये बुढ़ापा थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन बेटी, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटी, अब तू ही हमारी दुनिया है, बाकी कहीं अब मन नहीं लग। हमें तेरे और रामू के पास ही रहना है, अगर तेरी मर्जी है तो। इतना सुनकर मनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत माँ बाप से खुशी से बोलती है, माँ बाबूजी, ये तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि आप दोनों को अपने पास रखूं, लेकिन कह नहीं पाती थी। आज खुद आप आ गए। इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। इसी बीच रामू भी सुबह काम से थोड़ा आराम लेने को खेत से लौटता है। हरनाम और सुगंधी को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है और सीधा आके हरनाम और सुगंधी से बोलता है, अरे बाबूजी, माँ जी, आप हमारे घर आए, यही हमारे लिए सौभाग्य है। अब आप यही रहेंगे तो घर में और भी रौनक रहेगी। चिंता मत कीजिए। आपकी सेवा करना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारी पूजा है। ठीक है रामू बेटा, अब से हम दोनों यही रहेंगे। तुम दोनों के साथ रहना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। बड़े अच्छे मन के मालिक हो तुम दोनों। हम तो तुम दोनों के जैसे दामाद और बेटी पाके धन्य हो गए। यही सब बात करके सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद सरिता का घर। सरिता और श्यामू कमरे में बैठे हैं। सरिता को अपने माता पिता के मनु के घर ठहरने की बात पता चलता है और वो ये जान के गुस्से में भड़की होती है। अरे जी, देख रहे हो तुम, माँ बाबूजी जाकर मनु के घर बैठ गए। अब तो पूरे गांव वाले यही कहेंगे कि मनु ही उनकी असली बेटी है, वही माँ बाप की सेवा कर रही है और हम तो जैसे कोई पराये हो गए। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसमें तुझे हैरानी क्यों हो रही है? हम दोनों ने ही तो उस दिन साफ कह दिया था कि बिना घर के, बिना जमीन के उनका हमारे घर में गुजारा मुश्किल है। अब देख ले, हमारी शब्द हमें ही भारी पड़ गए। माँ बाप तो हमेशा वही रहेंगे जहाँ उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा। तो वही तो, हमने क्या गलत कहा था? अरे मनु को वैसे भी जमीन चाहिए नहीं, घर भी चाहिए नहीं, और अब माँ बाबूजी भी बूढ़े हो रहे हैं। किसी को तो उनको और उनके घर को संभालना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, उन लोगों ने तो हमें लालची समझ लिया और जाके रहने लगे मनु के घर। हमारे साथ रहते तो हम क्या उन्हें प्यार से नहीं रखते? तू बात तो ठीक ही कह रही है। मुझे लगता है कि मनु भी अच्छा होने का दिखावा कर रही है ताकि समाज में अच्छी बनके तेरे माँ बाबूजी से घर और घर की जमीन हड़प सके। तू चुप मत बैठ। अगर तुझे मनु से बराबरी करनी है तो उसके पास जा और बात कर। कह कि माँ बाबूजी के पास जो कुछ भी बचा है वो भी बांटना पड़ेगा। तू भी उनका ध्यान रखेगी। सरिता कुछ पल सोचती है। उसका चेहरा पहले उलझन में रहता है, फिर धीरे धीरे कठोर हो जाता है। ठीक है, अब और चुप नहीं बैठूंगी। मनु चाहे जितनी सीधी बने, लेकिन मैं उसके सामने अपनी बात साफ रखूंगी। आज ही जाऊंगी उसके घर और पूछूंगी उसे कि क्या उसका हक बड़ा है और मेरा छोटा। देखती हूँ कितना प्यार दिखाती है माँ बाबूजी पर। वो उठती है, आंचल ठीक करती है और गुस्से से घर से बाहर निकलती है।
उसके कदम मनु के घर की ओर बढ़ते हैं। चेहरे पर अब एक नया इरादा और टकराव साफ झलक रहा है। कुछ समय बाद मनु की घर के दरवाजे पर सरिता खड़ी है। अंदर से हंसी और अपनापन की आवाजें आ रही हैं। सरिता बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती है और बाहर से ही देखती है कि माँ भाबूजी मनु और रामू के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। मनु चाय पिलाई रही है और सबके चेहरे पर शांति है। सरिता की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसे धोखा दे दिया हो। अंदर का माहौल और उनकी बातचीत। माँ देखो जरा, बाबूजी फिर वही पुरानी बातें छेड़ रहे हैं। कहते हैं कि जवानी में कैसे बैलगाड़ी हाँकते थे और सब गांव वाले उनकी तारीफ करते थे। अरे वो जमाना ही कुछ और था। मेहनत भी थी, मजा भी था। और अब देखो ये बुढ़ापा। लेकिन शुक्र है तुम जैसे बच्चों का सहारा है। हाँ बिट्या, तूने हमें अपने घर बुलाकर घर में नहीं बल्कि अपने दिल में जगह दी है। तेरी वजह से ये बुढ़ापा अब बोझ नहीं लगने लगा है। इतना सुनकर सरिता को जैसे मिर्ची लग जाती है। वो सीधे गुस्से में भीतर चली जाती है और उसे देख सब चौंक जाते हैं। वाह, तो यही जगह मिल गई आपको रहने के लिए, मनु के घर। और आप दोनों को तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि आपके एक और बेटी भी है। मैं क्या पराई हो गई हूँ? मनु सरिता की ऐसी अचानक कही बातों से घोरा जाती है। सुगंधी और हर नाम हैरान होकर सरिता को देखते हैं। दीदी ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बाबूजी यहाँ जबरन नहीं आए, बल्कि उनके कहने पर ही वो यहाँ हैं। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि वो जहाँ चाहें वही रहें, बस इन्हें कोई तकलीफ ना हो। हाँ पता है, मुझे बड़ी नेक और सीधी साधी बनने का ढों करने में तो तेरा कोई जवाब नहीं मन्नू। पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। माँ बाबूजी तेरे घर रहेंगे, फिर धीरे धीरे तू कहेगी कि तू ही उनकी असली सेवा करती रही, और फिर पूरी जमीन पर तेरा हक हो जाएगा। सरिता, ये कैसी जुबान बोल रही है तू? हम तेरे माँ बाप हैं। हमारा सहारा जमीन जायदाद नहीं है, हमारे बच्चे हैं। और तू हमें शक की नजर से देख रही है। बिट्या, तूने ही कहा था कि तेरे घर में तंगी है, हालात ठीक नहीं है। हम कैसे बोझ बनकर वहाँ रहते, इसलिए यहाँ आ गए। इसमें कौन सी साजिश देख रही है तू? तेरे लिए हमारा प्यार मनु से कम है क्या? दीदी माँ बाबूजी मेरे घर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आपके घर आप अकेले ही बहुत मेहनत करते हो और आपके सिर गुड्डू की जिम्मेदारी भी है और आप परेशान हो जाती हो। लेकिन मैंने कभी उनके हिस्से पर नजर नहीं डाली। मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। बस कर मनु, नाटक मत कर। तू कहेगी कि आशीर्वाद ही चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ असली मंशा जमीन पर है। कल को जब माँ बाबूजी की घर के जमीन की बात आएगी तो सब कहेंगे कि मनु ने ही माँ बाबूजी की सेवा की थी, और फिर सारा हक तुझे मिल जाएगा। दीदी, मुझे किसी हक की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाबूजी चाहें तो सारा हिस्सा तुम्हें दे दे। मैं बस चाहती हूँ कि उनका बुढ़ापा चैन से कटे। चुप रहे मनु, बहुत देख लिया तेरी मासूमियत का नाटक। सच तो ये है कि तू माँ बाबूजी को अपने पाले में करके हमें पराया करना चाहती है, और शायद उन्होंने भी तेरा साथ पकड़ लिया है। ये कहकर सरिता गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। मनु वही खड़ी रोने लगती है। सुगंधी भी उनके बीच की अनबन देख के बहुत दुखी होती है और हरनाम सिर झुका लेता है। रात को सरिता का घर उसी दिन। सरिता गुस्से में रसोई की चारपाई में बैठी हुई है। रात के खाने का भी कुछ इंतजाम नहीं करती है। तभी श्यामू उसके पास आता है। अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे बैठी है जैसे कोई जंग हार कर आई हो। अरे क्यों ऐसी मुफलाई हुई है? रात का खाना भी नहीं पका रही है। अरे गुड्डू भी भूखा होगा, कुछ तो इंतजाम कर। अरे हर समय खाना खाना करते रहते हो, यहाँ मुझ पे चिंता की भार आ गई है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा
माँ बाबूजी मनु के घर बैठे थे, ऐसे जैसे वही उनकी असली बेटी हो, और मनु बड़ी मासूम बनकर कह रही थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन असलियत में समझ गई हूँ, उसकी सब चाल है। कौन सी चाल और क्या देख कर आई है? कुछ साफ साफ बोल। यही कि माँ बाप अब मनु को घर की जमीन देना चाहते हैं, इसलिए ही वे उसके घर रहने लगे हैं कि ताकि कल को कह सके कि मनु ने ही उनकी सेवा की, वही असली वारिस है। और मनु, वो तो चालाक औरत है, खुद को सीधी दिखाकर सब कुछ हत्ती आना चाहती है। अगर ऐसा है तो तू बिल्कुल सही सोच रही है। अभी से कदम नहीं उठाया तो कल को सब कुछ मनु के नाम हो जाएगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी मनु की हिस्से की जमीन हमें ही दे दी, और वे लोग घर की जमीन मनु को ही देना चाहते थे, और तब मनु ने लेने से मना किया था। लेकिन अब उसी घर जमीन को लेने के लिए माँ बाबूजी को अपने जाल में फंसा रही है। हाँ, मुझे सब समझ आ गया है। तब उसने कुछ नहीं चाहिए बोल के माँ बाबूजी की दिल जीत लिया और समाज में अच्छी बनने का नाटक किया। लेकिन असलियत में तो सब लेना चाहती है वो जानती है कि हमको दिया हुआ खेतों की जमीन से ज्यादा घर की जमीन मूल्यवान है, इसलिए उसने तब से वो सब चाल चल रही थी। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? अब तो देर हो गई है। मनु जो चाहती थी वही हो रहा है। ऐसे कैसे कुछ नहीं करेंगे? कुछ तो करना ही होगा, चाहे मुझे माँ बाबूजी की घर जाके कब्जा जमाना पड़े, मैं करूँगी। लेकिन मनु को वो घर लेने नहीं दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। सरिता को इतने गुस्से में देख शामू सरिता से और कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसके पास खड़ा रहता है। और सरिता अपने माँ बाबूजी की घर की जमीन लेने के लिए ठान लेती है। उसकी मन की लालच अब उसके सिर चढ़ चुका था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह जब गुड्डू विद्यालय के लिए निकल रहा था, तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है। गुड्डू अचानक बेहोशी की हालत में जमीन में गिर जाता है और चेतनाहीन हो जाता है। ये देख के सरिता घबराई हुई दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कुछ समय में शामू भी दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। थोड़े समय बाद शामू और सरिता गुड्डू को जल्दी जल्दी गांव के चिकित्सालय में ले जाते हैं और वहां डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बबलू को अच्छे से देख के बोलता है, आप लोगों के बेटे को कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये ऐसे ही बेहोश होके नहीं गिरा है। इसके दिल में एक छोटा छेद है, और अगर इसकी इलाज जल्द से जल्द नहीं किया तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप लोगों को इसे जल्द से जल्द शहर लेके जाना होगा, वहीं इसका इलाज हो सकेगा, और इसके लिए बहुत पैसे भी चाहिए होंगे। आप लोग जल्दी से पैसे का बंदोबस्त करके इसे शहर के अस्पताल में ले जाएं। डॉक्टर के मुझे ये सुन के सरिता और शामू भीतर से टूट जाते हैं और दुखी होके एक दूसरे से कहते हैं, ये जी, जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करना होगा। देख रहे हो ना क्या हो गया हमारे गुड्डू को। अब हमको कैसे भी करके इसका इलाज शहर में करना होगा। इसका इलाज मुमकिन है अगर हमारे पास पैसे होंगे तो। हाँ सरिता, मैं जानता हूँ और मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें हमारी सारी जमीन बेचनी होगी। जो भी तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला है और जो भी मेरे पास है, वो सब बेच के पैसा का इंतजाम हो जाएगा। हम सब बेच के 2 दिन बाद ही शहर के लिए रवाना होंगे। जो करना है करो, मुझे अब ये जमीन जायदाद की कोई परवाह नहीं है। जिसके लिए ये सब बटोर रही थी उसकी ही काम नहीं आए तो ये सब किस काम का। सब बेच दो, बस गुड्डू का इलाज करवाओ। दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि मनु और रामू को भी उनके बेटे की खबर लगती है और वो भी यहाँ घबराते हुए पहुँच जाते हैं। दीदी, जीजा जी, क्या हुआ गुड्डू को? अचानक ऐसे वो बेहोश क्यों हो गया? मनु और रामू को ऐसे मुसीबत के समय में देख सरिता भावुक हो जाती है और रोते हुए उनको सब कुछ बताती हैं। और ये सुन के मनु तुरंत बोलती है, दीदी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आप लोग जल्दी से शहर जाके गुड्डू का इलाज करवाएं। हम आपके साथ हैं।
हम भी आपकी मदद करेंगे। अगर पैसे कम पड़ जाते हो तो बताना दीदी, हम अपना सब दे देंगे। मनु के मुंह से ये सुन के सरिता और श्यामू बहुत भावुक हो जाते हैं और दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मनु, हम सब संभाल लेंगे। तुम लोग इस मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े हो, वही हमारे लिए बहुत है। हमने पहले ही तुम लोगों के हिस्से का बहुत कुछ लिया है, अब और नहीं। अरे आप इस समय कैसी बातें कर रहे हैं? ये समय इन सब बातों का नहीं है। हम भी आपकी मदद करेंगे। गुड्डू हमारे भी बेटे जैसा है। रामू और मनु की बातें सुन के सरिता को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उनके किए गलत के लिए उनसे मदद लेके दोबारा शर्मिंदा होना नहीं चाहते हैं। शुक्रिया मनु, शुक्रिया रामू जी। आप लोगों को हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग माँ बाबूजी का ध्यान रखें। अगर आप लोग हमारे पास रहे तो उनको भी परेशानी होगी। वो भी जैसे तैसे हमारे मदद के लिए आना चाहेंगे। हम सब संभाल लेंगे। हम जल्द ही शहर से गुड्डू का इलाज करवा के आएंगे और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो आप लोगों को जरूर खबर देंगे। मनु और रामू इनकी हालत देख के बहुत दुखी होते हैं और उनके मन में सरिता और श्यामू के लिए कुछ गलत भाव भी नहीं रहता है और वे लोग गुड्डू को देखने के लिए अंदर जाते हैं। दो दिन बाद सरिता और श्यामू ने अपना घर छोड़कर बाकी सारी जमीन जायदाद बेच दी। गुड्डू को शहर के अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ उसका इलाज शुरू होता है। कुछ दिन बाद जब सरिता और श्यामू गुड्डू का इलाज कराकर घर लौटे, तब मनु, रामू, हरनाम और सुगंधी सब लोग उनके घर आते हैं। बेटी सरिता, अब हमारे गुड्डू की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है बाबूजी, इसका इलाज अच्छे से हो गया है। बस डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को बोला है। इसे आराम करने दो सरिता, इसका अच्छे से ध्यान रखना। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया है। हाँ माँ जी, उन्हीं की कृपा से आज गुड्डू ठीक है। हमारे पापों का भुगतना इस बेचारे को भुगतना पड़ा। हमने आप लोगों के साथ और धन संपत्ति के लिए जो व्यवहार किया, जो हमने मनु और रामू के साथ किया, वो बहुत बड़ा पाप था। ये बात हमें बखूबी समझ आ गई है। हाँ माँ, ये हमारी ही कर्मों का फल था। हमने अपने ही लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए हमारी कर्मों की सजा मेरे सबसे दिल के करीब मेरे बेटे को भुगतना पड़ा। ये सब बात अब भूल जाए दीदी। पुराने बातों को भूल के आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचिए। हाँ सरिता, रामू बेटा, ये सब अब भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। तुम लोगों को अपनी गलती की एहसास हुआ, वही बड़ी बात है। और वैसे भी अपने बच्चों से गलती तो होता ही है और गलती से ही लोग सीखते हैं। हाँ बेटी, तेरे बाबूजी सही कह रहे हैं। हम सोच रहे थे कि तुम लोगों ने गुड्डू के इलाज के लिए हमसे मदद नहीं ली और अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी। इसलिए हम अपने घर की जमीन दोनों बेटियों में बराबर बांट देंगे। नहीं नहीं माँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ही आप सबसे बहुत कुछ ले लिया है और वैसे ही हमें अपने ही लोगों का ही सजा मिला है। हाँ माँ बाबूजी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, तुम लोगों को लेना ही होगा। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे बेटे गुड्डू के भविष्य के लिए है। हाँ दीदी, हाँ जीजा जी, मना मत कीजिए, ले लीजिए। हाँ, ये सब गुड्डू के भविष्य में काम आएंगे, ले लीजिए। सब लोगों के इतने जोर देने से सरिता और श्यामू मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन माँ बाबूजी को मेरे घर भी रहने आना पड़ेगा। मुझे भी उनकी सेवा करना है। ये सब बात करके सबके दिलों की मनमुटाव खत्म हो जाते हैं और दोनों बहनों में पहले जैसे रिश्ता जोड़ने लगते हैं और सब लोग हंसी खुशी आज का दिन बिताते हैं।